नमस्कार, जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नारायणपुर से बड़ी खबर, नक्सलियों ने किया है आईईडी ब्लास्ट की टीम, ब्लास्ट के जद में डीआरजी की टीम आई है। डीआरजी के 2 जवान इसमें जख्मी हो गए हैं। माड़ इलाके के कच्चापाल के नए कैंप में सड़क बनाने के काम में जवान लगे हुए थे। सर्चिंग करके जवान लौट रहे थे और उसी दौरान यह धमाका हो गया। इन घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां इनका उपचार जारी है। नारायणपुर से ये बड़ी खबर। ब्लास्ट में डीआरजी के 2 जवान जख्मी हो गए हैं। नक्सलियों ने आईईडी प्लांट कर रखा था। सड़क बनाने के काम में ये जवान जुटे हुए थे और उसी दौरान ये जो टीम है, डीआरजी की ये टीम है, डीआरजी के 2 जवान हैं जो इस आईईडी की चपेट में आने से जख्मी हो गए हैं। माड़ इलाके में कच्चापाल में नए कैंप में सड़क बनाने के काम में जवान जुटे हुए थे। माड़ के क्षेत्र में एरिया कमेटी के कच्चापाल में नया कैंप खोला गया था। तो कैंप की पहुंच मार्ग का निर्माण के लिए डीआरजी टीम आज सुबह निकली थी। 20 तारीख को सुबह 2 टीम नारायणपुर डीआरजी की निकली थी। तो जिस सड़क निर्माण के लिए निकले थे, वहां पर सड़क के बगल के जंगल में नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया था और नक्सलियों ने ब्लास्ट किया है। जवाबी कार्रवाई की जा रही है और इसमें 2 जवान घायल है। दोनों को यहाँ पे अस्पताल लाया गया है और बेहतर इलाज के लिए थोड़ी देर में रायपुर भेजा जाएगा। इधर बालोद से खबर, पत्नी और ससुराल वालों से प्रताड़ित होकर एक युवक ने फांसी लगा ली है। कमरे में फांसी लगाकर उसने जान दे दी, लेकिन फांसी लगाने से पहले दीवार पर एक सुसाइड नोट लिखा मिला है। दीवार पर लिखा है कि प्रकाश देवांगन ने 50,000 रुपए लिए हैं, वो अब लौटाने से इनकार कर रहा है। पत्नी, ससुर और साले को आत्महत्या का इसने कारण बताया है। यह मामला कहीं ना कहीं धर्मांतरण से भी जुड़ता हुआ बताया जा रहा है। मृतक की पत्नी क्रिश्चियन है और इसके चलते पत्नी से आए दिन विवाद भी होता था। पत्नी घर छोड़कर अपने मायके चली गई थी। इसे इस लिहाज से धर्मांतरण से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक के पास आपको लिए चलेंगे। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट अब तक आया है? धर्मांतरण क्या कोई सीधा कनेक्शन, सीधा एंगल अभी तक क्लियर हुआ? अभिषेक जी, जहां तक कनेक्शन की बात है तो मृतक ने खुद ही अपने सुसाइड नोट पर लिख दिया है कि उसकी पत्नी ईसाई धर्म अपना चुकी थी और इस कारण उसके घर में तनाव रहता था। मृतक के ऊपर भी इस बात का दबाव रहता था। उसके सास और ससुर भी कहीं ना कहीं इस प्रयास में लगातार रहते थे कि जो मृतक है उसका भी धर्मांतरण हो जाए और इस नाम से घर में तनाव, लड़ाई झगड़े हुआ करते थे और इसी कारण पत्नी जो है मायके चली गई थी अपने कुछ दिनों से। दूसरा चीज, इसमें पैसों के लेन देन का भी मामला सामने आया है, जो 50,000 रुपए की बात हो रही है। आपको यह भी बता दें कि धमतरी में पोठियाडी गांव में लिनेश साहू नाम का युवक ठीक इसी तरह की सुसाइड नोट लिखकर अपने व्हाट्सएप अपडेट में उसने सुसाइड किया हुआ था और बाद में उसकी पत्नी, उसके सास ससुर और साले को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं धर्मांतरण का जो जहर है वो समाज के अंदर अंदर इतना खतरनाक हो गया है कि आत्महत्याएं होने लगी हैं। जी ललित, चलिए, बहुत धन्यवाद अभिषेक इस तमाम अपडेट के लिए। सहयोगी अभिषेक विस्तार से जानकारी दे रहे थे। जो भी अपडेट होगा आगे वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और अब सारंगढ़ बिलाईगढ़ से खबर आपको बता दें। सारंगढ़ से कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े और नगर पालिका अध्यक्ष के पति अजय बंजारे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। भड़काऊ भाषण सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद बीजेपी नेताओं ने एसपी को ज्ञापन दिया था। अब इस मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। 12 दिसंबर को धरना प्रदर्शन और कलेक्ट्रेट घेराव के दौरान का यह वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें दोनों भड़काऊ भाषण दे रहे थे। कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े पर एफआईआर दर्ज हुई है। पालिका अध्यक्ष पति अजय बंजारे पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। 12 दिसंबर का यह पूरा मामला है, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था। खबर बलरामपुर से, जहां अवैध तरीके से गिट्टी का परिवहन कर रहे 2 हाईवा और 2 टिप्पर पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। परिवहन से जुड़े दस्तावेज पूछे गए, नहीं मिले तो एक्शन लिया गया। अवैध परिवहन की लगातार शिकायतें मिल रही थी और उसके बाद यह कार्रवाई की गई है। 2 हाईवा 2 टिप्पर गाड़ियां जब्त की गई हैं। गिट्टी का परिवहन, अवैध परिवहन ये लोग कर रहे थे।
बलरामपुर की खबर, अवैध तरीके से गिट्टी परिवहन कर रहे 2 हाईवा और 2 टिप्पर गाड़ियां पुलिस ने जब्त कर ली है। परिवहन से संबंधित दस्तावेज पूछे गए, नहीं मिलने पर यह एक्शन लिया गया है। अवैध परिवहन की लगातार शिकायतों के बाद यह एक्शन लिया जाना बताया जा रहा है। इधर बिलासपुर में हिस्ट्री शीटर रंजन गर्ग के फार्म हाउस पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। बदमाश ने मस्तूरी हाईवे के पास सरकारी जमीन पर तकरीबन 1 एकड़ में अवैध कब्जा कर रखा था। यह फार्म हाउस शराब, जुए, अवैध धंधों का अड्डा बन गया था। लगातार ग्रामीण इसकी शिकायत कर रहे थे। इसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व विभाग और पुलिस ने यह जॉइंट ऑपरेशन किया। रंजन गर्ग पर हत्या समेत कई गंभीर अपराधों के तहत एफआईआर दर्ज है। सरकारी जमीन पर उसने कब्जा किया हुआ था, तकरीबन 1 एकड़ की सरकारी जमीन, जिसे कब्जा मुक्त करवा लिया गया है। जिस तरीके से लगातार प्रशासन का जो बुलडोजर है वो अवैध कब्जेधारियों पर चलाया जा रहा है, उसी कड़ी में एक बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। ये जो कार्रवाई है कितने देर तक चलती है और इसके खिलाफ किस तरह की आगे कार्रवाई की जाएगी, इसे भी जानेंगे। हमारे साथ सीधे तौर पर नायब तहसीलदार जी, उनसे पूछेंगे। सर, ये प्रशासन की टीम पहुंची, क्या शिकायत मिली थी आपको? ये शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत थी, जिस पर जांच की गई। विधिवत जांच उपरांत कार्रवाई की जा रही है अतिक्रमण हटाने की, और इस पर किसी प्रकार का कोई दस्तावेज इनके पास नहीं है, और हमारे राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ये शासकीय भूमि। किसने कब्जा किया था सर, और क्या शिकायत हुई थी? ये रंजन गर्ग अतिक्रमणकर्ता के नाम पर शिकायत हुई थी, ग्रामीणों द्वारा की गई थी, जिस पर कलेक्टर महोदय और एसडीएम महोदय के निर्देशानुसार जांच की गई और कार्रवाई की जा रही है। सर, अब आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार कार्रवाई की जा रही है, और जहां भी इस प्रकार शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है जिनके भी द्वारा, उन पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। टीआई भी है हमारे साथ, अभय सिंह। सर, क्या आपराधिक मामले हैं रंजन गर्ग पर किस तरह की धाराएं लगी हुई हैं? पूर्व में इसके खिलाफ थाने में अपराध भी दर्ज है, 307 के, और हत्या का प्रयास और ऐसे कुछ अपराध है। वर्तमान में वो जेल में। किस मामले पर? अभी हाल ही में वो जमानत पर रिहा हुआ था, फिर अभी किस मामले पर जेल गया? अभी 307 का एक अपराध उस पर कायम हुआ था, जिस पर वो वर्तमान में जेल में। तो देखा जा सकता है कि बेहद ही कुख्यात बदमाश है, और उसके खिलाफ जो है अब प्रशासन का जो है वो डंडा चल रहा है, और मौके पर पहुंचकर अवैध जो कब्जे हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही को बीच में स्थगित करना पड़ा। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। शून्यकाल में विपक्ष ने प्रदेश में बढ़ते अपराध, अवैध खनन का मुद्दा उठाया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, पुलिस हिरासत में मौत हो रही है, अपराध बढ़ रहे हैं। उमेश पटेल ने कहा कि विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। सत्ता पक्ष के विधायक सुशांत शुक्ला ने इस पर आपत्ति जताई, और उसके बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। सदन में जय भीम, जय सतनाम के नारे गूंजने लगे। सीधा रायपुर आपको लिए चलेंगे, सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, आखिरी दिन भी हंगामा, हंगामा और हंगामा। जी बिल्कुल, आज आखिरी दिन है, और आखिरी दिन भी जो विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। दरअसल शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने स्थगन लाया था। राज्य में जो बढ़ते अपराध बढ़ रहे हैं, बलात्कार, लूट जैसी घटनाएं हो रहे हैं, विपक्ष का कहना है कि जो टारगेट सीधे तौर पे कांग्रेसी विधायकों को किया जा रहा है, उन पर एफआईआर किया जा रहा है, ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार इस बात की बात जो विपक्ष के विधायक कह रहे थे, और इसको लेकर सत्ता पक्ष के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्षी विधायक लॉबी तक पहुंच गए, और उसके बाद स्वमेव निलंबित हो गए। नारेबाजी करते हुए गांधी जी की प्रतिमा के पास विपक्षी विधायक पहुंचे और लगातार नारेबाजी कर रहे थे। उनका कहना है कि पुलिसिया व्यवस्था सुधर रही है, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। स्थिति यह है कि पुलिस को भी संरक्षण की अभी जरूरत है। जिस तरीके से अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है वो किसी भी तरीके से बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आम जन इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। इसको लेकर स्थगन लाया गया, और ग्राह करने को लेकर जो है वो अनुरोध जो है विधानसभा अध्यक्ष से किया जाता रहा। हालांकि अभी तक ग्राह नहीं हुई है। इसको लेकर लगातार जो है कांग्रेसी विधायक जो है विरोध कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम अपडेट के लिए। सहयोगी आकाश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। क्या कुछ सदन में
हुआ है, आज की क्या कुछ कार्रवाई रही। अब सवाल यह कि चाकूबाजी पर लगाम लगेगी कब। शुरुआत बिलासपुर से करते हैं। बिलासपुर में चाकूबाजी के चलते सनसनी फैल गई। ऑटो खड़ा करने को लेकर विवाद हुआ था। बदमाशों ने ऑटो ड्राइवर के पेट और गले में चाकू मार दिया। खून से लथपथ ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। सिविल लाइन थाना इलाके के कुदुदंड में ये वारदात हुई। रायपुर में भी कल रात चाकूबाजी से सनसनी फैल गई। निगम मुख्यालय के सामने चाकू चल गए। 3-4 युवकों ने मिलकर एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। सफान खान इसका नाम है। खास बात यह है कि एक युवती ने फोन करके सफान को बुलाया था। युवती ने भी सफान के साथ मारपीट की और इसके बाद चाकू मार दिया गया। ऐसे सफान को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और अब खबर मध्य प्रदेश से है। भोपाल के मंडोरी के जंगल में आयकर विभाग ने 52 किलो सोना बरामद किया है। इसकी कीमत की बात की जाए तो 40 करोड़ 47 लाख रुपए इसकी कीमत आकी गई है। गाड़ी से 15 करोड़ कैश बरामद हुआ है। सोना और रुपए एक कार में छिपाकर रखे गए थे। जंगल में लावारिस हालत में एक कार खड़ी थी। गाड़ी में लदे सोने को ठिकाने लगाने की तैयारी थी, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन छापे के दौरान इसे पकड़ लिया गया। MP 07 BA 0050 ये जो नंबर है, ये कार सौरभ शर्मा के दोस्त चेतन गौर के नाम पर रजिस्टर्ड है। आपको बता दें कि पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के घर लोकायुक्त ने छापे मारे थे। तकरीबन 3.5 करोड़ का कैश बरामद हो चुका है। 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ है। सौरभ शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त की रेड अभी भी जारी है। रमाकांत दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। रमाकांत, अब तक क्या कुछ अपडेट? जी ललित, मैं आपको बता दूं कि अभी इस मामले में लोकायुक्त की कार्रवाई जारी है और वो गाड़ी जिससे कैश बरामद हुआ था और सोना बरामद हुआ था, वो गाड़ी अभी भी मंडोरा के जंगलों में वहां खड़ी हुई है और उसको अब यहाँ से टूचिंग करके रातीगढ़ थाने ले जाने की कोशिश की जा रही है और जांच जारी है। इस पूरे मामले में कुछ और भी खुलासा हो सकता है क्योंकि गाड़ी जो है MP 07 नंबर की गाड़ी है और ये ग्वालियर में रजिस्टर्ड है चेतन गौर के नाम से, जो सौरभ शर्मा के सहयोगी बताए जा रहे हैं, पूर्व सहयोगी भी रहे हैं और उनके मित्र भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन को जो है टैप करके कुछ और खुलासा हो सकता है क्योंकि हमारी जो है सौरभ शर्मा के नौकर से कुछ बातचीत हुई थी जिसमें उसने बातचीत में बताया कि ये ज्यादातर पैसा अपना जो है वो गाड़ियों में ही रखते थे और कहीं ऐसी भनक लगती थी तो गाड़ियां इधर उधर निकाल दी जाती थी। तो ये जो गाड़ी है वो सौरभ शर्मा से जुड़ी हुई है, इसका कनेक्शन वहां से निकलकर सामने आ रहा है। तो कुछ और भी गाड़ियां जो है वो रडार पर आ सकती हैं, कुछ और जानकारी सामने आ सकती है और कुछ नए खुलासे भी इस मामले में हो सकते हैं। तो इस तरह से माना जाए तो लोकायुक्त के छापे में अब तक जो 3 करोड़ की संपत्ति, 3.5 करोड़ के करीब का कैश कहा जा रहा है, वो संख्या अभी और बढ़ती जाएगी अगर गाड़ियों में ही पैसे का मूवमेंट रहा है तो। रमाकांत जी ललित, अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें यही आया है कि ज्यादातर पैसा वो गाड़ियों में रखते थे। कल उनके घर के बाहर से एक जो फिटनेस ट्रक खड़ा हुआ था उससे भी बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ था। करीब 1 करोड़ रुपए की रकम जो है वो एक बड़े बैग में वहां से निकली थी और जो घर में मिली रकम से अलग थी। घर में भी रात में एक गुप्त लॉकर होने का पता चला था जिसकी भी अभी जांच की जा रही है। वहां भी कुछ कैश मिलने की संभावना है और लोकायुक्त थोड़ी देर में ही इसकी जानकारी देंगे कि और आगे कार्रवाई में क्या उनको मिला है और क्या क्या दस्तावेज हासिल हुए हैं। एक और बात भी है कि क्या लोकायुक्त और IT इनकम टैक्स ये आपस में इंटेलिजेंस भी शेयर कर रहे हैं, लिंक्स भी शेयर कर रहे हैं। इस तरह से भी कभी कभी भ्रम पैदा होता है। हालांकि IT तो कभी किसी बात की जानकारी देता नहीं है। रमाकांत, ऑफिस में भी हम गए थे, वहां जाके हमने पता किया तो ये समझ में आया कि पुलिस की जो 100 लोगों की टीम रात में यहाँ आई थी वो सारी व्यवस्था इनकम टैक्स ऑफिस में ही की गई थी। वहाँ रजाई गद्दे मंगाए गए थे जवानों के रुकने के लिए, वहीं रुके हुए थे वो लोग। और उसके बाद रात में जो है ये कार की तलाशी लेने के लिए यहाँ
लगभग 100 पुलिस वाले और इनकम टैक्स के अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे। उसके बाद ही ये पूरा मामला सामने आया। ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम अपडेट के लिए। और अब बड़ी खबर, कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में मच गई है भगदड़। शिव महापुराण की कथा के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। भगदड़ में कई लोग घायल हुए हैं। कहां घायल हुए वो भी हम आपको अभी बताएंगे। मेरठ का यह मामला है। मेरठ में कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में भगदड़ मच गई। शिव महापुराण की कथा चल रही थी और उसी दौरान भगदड़ की स्थितियां बन गई, भीड़ बेकाबू हो गई, कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। मेरठ का यह पूरा मामला है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में भगदड़। शिव महापुराण की कथा के दौरान भीड़ अचानक बेकाबू हुई और भगदड़ शुरू हो गई। तस्वीरें भी कुछ देर बाद हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेरठ में प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण का आयोजन किया गया था कथावाचक प्रदीप मिश्रा के द्वारा, उनकी टीम ने, और उसी दौरान भीड़ बेकाबू हो गई, भगदड़ जैसे हालात मच गए, कई लोगों के घायल होने की खबर है। मेरठ में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया था। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में भगदड़। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप। और ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है। कुछ दिनों पहले वो इस वजह से सुर्खियों में आए क्योंकि महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर्स के साथ जो मोस्ट वांटेड है उनके साथ एक आयोजन में उनकी तस्वीरें आई। इससे पहले अलग अलग आयोजन में, चाहे महाराष्ट्र के कई आयोजन हो, खुद जहां पर यह धाम है कुबेरेश्वर धाम सीहोर, वहां पर भगदड़ मच चुकी है, कई बार लोगों की जान जा चुकी है। बावजूद इसके जो लूपहोल्स हैं वो सुधारे नहीं जा रहे। अब मेरठ में कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में भगदड़ मच गई, भीड़ बेकाबू हुई और देखते ही देखते ये भीड़ भगदड़ में तब्दील हो गई। कई लोगों के घायल होने की खबर है। शिव महापुराण की कथा का आयोजन रखा गया था मेरठ में और उसी दौरान भंडारा और सोने की व्यवस्था यहाँ पर चलती रहती है। लेकिन आज चूंकि लगभग अंतिम दिन है इस कथा का, कल इसका समापन कर दिया जाएगा, तो इसको लेकर जो अनुमानित भीड़ का जो आंकड़ा था वो टूट गया और भीड़ उससे भी ज्यादा पहुंच गई। आप देख सकते हैं कि वहां पर अव्यवस्था हो रही है, पुलिस संभाल नहीं पा रही है। जिस तरह से भीड़ वहां मौके पर मौजूद है, झगड़ा कर रही है, मंडप के अंदर जाने के लिए लड़ रही है और धक्का मुक्की करते हुए अंदर जाने की कोशिश कर रही है। तो निखिल जानकारी दे रहे हैं। आज कथा का छठा और आखिरी दिन था। दोपहर 1 बजे कथा शुरू हुई थी, 1 बजे कथा शुरू होनी थी। जल्दबाजी कर रहे थे लोग, बाउंसर के जरिए एंट्री दी जा रही थी। हालात तभी बिगड़ने शुरू हुए बाउंसर के जरिए एंट्री पर। शताब्दी नगर, मेरठ के शताब्दी नगर में पूरा आयोजन चल रहा है। तकरीबन 1.5 लाख लोग आ रहे हैं। आज आखिरी दिन था और आज भी तकरीबन 1 लाख लोग यहां पहुंचे हुए थे और इसी दौरान ये स्थितियां बन गई। मौके पर तैनाती कितनी है वो जान लीजिए, उसके बाद और ज्यादा हैरत होगी। 1000 पुलिसकर्मी है, ड्रोन के जरिए निगरानी हो रही है। पूरा आयोजन केदारेश्वर सेवा समिति मेरठ की तरफ से है। 15 से 21 दिसंबर तक शताब्दी नगर में आयोजन तय किया गया था। पंडित प्रदीप मिश्रा का वक्त 1 से 4 बजे तक का था। उन्हें फिलहाल अस्पताल भेज दिया गया है। मौके पर हेल्थ डिपार्टमेंट से कई टीमें भी लगाई गई थी ताकि ऐसी किसी सिचुएशन पर काबू पाया जा सके। फायर ब्रिगेड की टीम लगी है, इसके अलावा जो पुलिस बल है वो प्रॉपर तैनात भी किया गया है। लेकिन आज मेरठ में कई वीआईपी मूवमेंट्स भी हैं। बिल्कुल। तो निखिल जानकारी भी दे रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां वहां पर थी। कई वीवीआईपी का मूवमेंट भी वहां होना था। निखिल की नजर लगातार बनी हुई है। कुछ साथ में जानकारियां हम भी आपको दे रहे हैं। जुलाई में हाथरस का याद आ जाता, जुलाई में हाथरस में एक भगदड़ हुई थी, उसकी भी याद दिला दें आपको। 2 जुलाई को हाथरस के सिकंदरा मऊ में भोले बाबा का सत्संग था। 123 लोगों की जान चली गई। बाद में कुछ लोग गिरफ्तार किए गए। बाबा गिरफ्तार हुए कि नहीं ये किसी ने जानकारी दी नहीं। अब इस भगदड़ में भी कई लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है। लेकिन शिव महापुराण की कथा
कथावाचक प्रदीप मिश्रा वो लगातार सही और गलत वजहों से बार बार सुर्खियों में रहे हैं। इस बार फिर उत्तर प्रदेश के मेरठ में कथा का आयोजन, और कथा के आयोजन के दौरान तकरीबन 1 लाख की भीड़ जुट गई। 1 लाख की भीड़ जब जुटी तो बाउंसर रोक रोक कर एंट्री दे रहे थे, पर लोगों को जल्दी सुनना था। शिव महापुराण उन्हें जल्दी सुनना था। इसी जल्दबाजी में भीड़ भगदड़ में तब्दील हो गई। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। भीड़ बेकाबू हुई और भगदड़ में तब्दील हो गई। ड्रोन के जरिए बाकायदा निगरानी की व्यवस्था की गई थी। 1000 से ज्यादा का यहां पर जवानों का बल तैनात किया गया था। 7 पार्किंग बनाई गई है। 1 मिनी अस्पताल है। स्वच्छ जल, भोजन, इस तरह की सुविधाएं हैं। बावजूद इसके लोगों को 1 बजे से ही कथा सुननी थी। 1 बजे तक यहां तकरीबन 1 लाख की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। और रोजाना का जो अनुमान है, चूंकि आयोजन 15 तारीख से शुरू है, 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक, 15 से 21 दिसंबर तक यह आयोजन होना है। प्रदीप मिश्रा 1 से 4 बजे तक कथा सुनाते हैं और जल्दी सुनना था सबको। इसी वजह से, इसी जल्दबाजी में, इसी हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई और भगदड़ मच गई। व्यवस्थाओं की फिर बात कर ली जाए। 1000 पुलिस वाले, ड्रोन के जरिए निगरानी, 7 पार्किंग, आसपास 5000 सीसीटीवी, भारी वाहनों को डायवर्ट कर दिया गया था। बावजूद इसके भीड़ बेकाबू हुई और स्थितियां बिगड़ती चली गई। बुजुर्ग और महिलाएं इस भगदड़ के दौरान दब गए। कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। इससे पहले राधा रानी को लेकर दिए गए बयान को लेकर वो लगातार निशाने पर रहे। आखिरकार माफी मांगनी पड़ी थी। कुछ दिनों पहले ही दुबई में शिव महापुराण की कथा का आयोजन हुआ। तब सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के साथ फोटो खिंचाने को लेकर सुर्खियों में रहे। है क्योंकि उस तरह से वहां पर पुलिस फोर्स मौजूद होना चाहिए था ताकि उन्हें संभाला जा सके। लेकिन और पुलिस निखिल बताएं। महिलाओं की ज्यादा संख्या इस आयोजन में होती है। यह तय है कि श्रेय इस बात का दिया जाता है उन्हें। वहां पर अंदर घुसने के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं और ऐसे में महिला पुलिस कर्मियों को आगे लगाकर, तो हो सकता है ये पुलिस का अपना निर्णय है कि जो एंट्री पॉइंट है वहां पर हो सकता है कि उन्होंने मजबूत बल को वहां पर प्रेफरेंस किया हो, कि वहां पर पुरुष बल लगाया हो ताकि जो झगड़ा करने वाले लोग हैं उन्हें रोका जा सके, वहां थामा जा सके। क्योंकि महिलाओं की एंट्री ज्यादा होती है तो लिहाजा बिल्कुल जरूरी है कि महिला पुलिसकर्मी भी तैनात किए जाने चाहिए, लेकिन उनकी व्यवस्था अलग अलग है। कुछ को अंदर जगह दी गई है, कुछ को और बाहर जगह दी गई है। लेकिन जो तस्वीरें दिख रही है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिला पुलिसकर्मी नहीं है वहां पर मौके पर महिलाओं को संभालने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, उन्हें उनकी जगह पर बैठाने के लिए। तो ये एक व्यवस्था का पार्ट है जिसके लिए पुलिस अब मंथन कर रही है। लेकिन जिन महिलाओं को बिल्कुल निखिल, और लगातार निखिल की नजर बनी हुई है मेरठ से। ये जानकारी, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ताकि सही से इलाज हो सके और उन्हें कोई ऐसी दिक्कत ना हो। लेकिन 5 से 7 महिलाएं घायल हैं जिस तरह तस्वीरों में देखा जा सकता है। और पंडित प्रदीप मिश्रा के बारे में बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में वो मंच पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। जी तो कुछ ही देर में मंच पर पहुंचते हुए वो नजर आएंगे। अलग अलग कैमरे से, न्यूज 18 के अलग अलग कैमरों से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भगदड़ के ठीक बाद की स्थितियां और कुछ देर पहले की स्थिति जब लोग एंट्री करने की कोशिश में थे, और भगदड़ के बाद अब पुलिस बल यहां पर पहुंच चुका है। निखिल जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं, बड़ी चूक, बड़ी लापरवाही यहां पर हुई कि महिलाओं की संख्या हमेशा इनके आयोजन में ज्यादा होती है। बावजूद इसके महिला पुलिस बल या महिला बाउंसर की व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए थी, जो नजर नहीं आई। मेरठ में यह बड़ा आयोजन 15 से 21
दिसंबर तक यह आयोजन रखा गया था। छठा और आखिरी दिन आज था और